स्क्रीन दिख रही है सबको? फाइन। और हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या करना है। कल हम लोगों ने जितना किया था उसका नोट्स प्रॉपर बन गया है, वो तुम लोग को ग्रुप में मिल जाएगा प्रॉपर पीडीएफ फॉर्मेट में। कल हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन देखा था। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि जावास्क्रिप्ट को कितने तरीके से अपने एचटीएमएल फाइल के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। हम लोगों ने इंटरनल देखा था और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को देखा था। इंटरनल का तरीका ये रहा, मैंने प्रॉपर पीडीएफ में लिख दिया है। एक्सटर्नल लिखने का तरीका भी ये। उसके बाद हाँ, जो भी कंसोल करने के मेथड्स होते हैं, जैसे कंसोल डॉट लॉग करने पे कंसोल पे हमें मैसेज प्रिंट होके दिखता है, वैसे ही कंसोल करने के कई और भी तरीके हैं। कंसोल डॉट इन्फो, कंसोल डॉट वॉन, कंसोल डॉट एरर, कंसोल डॉट टेबल, कंसोल डॉट DIR। तो ये सारे तरीके मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिए हैं। सबसे पहले मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ डे 2 नाम से, और जावास्क्रिप्ट का दूसरा क्लास है। इसके अंदर हम लोग बनाते हैं इंडेक्स डॉट HTML और स्क्रिप्ट डॉट JS। स्क्रिप्ट डॉट JS। HTML में सबसे पहले बोइलरप्लेट का कोड लिख लेंगे और फिर हम लोग इसको कर देते हैं डे 2। ठीक है, और बॉडी में मैं एक मैसेज लिख देता हूँ। इसके बाद जावास्क्रिप्ट सेकेंड को हम लोग अपने HTML फाइल से लिंक करेंगे। जावास्क्रिप्ट फाइल को लिंक कैसे करेंगे? तो HTML में जहाँ पे हमारी बॉडी टैग की क्लोजिंग हो रही है उसके ठीक पहले हम लोग स्क्रिप्ट src लिखेंगे और इस src में अपने स्क्रिप्ट वाले फाइल का पाथ देंगे। तो इस तरीके से हमारा जावास्क्रिप्ट लिंक हो गया। लिंक करने के बाद सबसे पहले इस फाइल को हम लोग रन कर लेते हैं। तो हमारी फाइल रन हो गई। अब सबसे पहले हम लोग एक अलर्ट चला के चेक करेंगे कि क्या हमारा लिंकिंग सही है या नहीं। तो मैंने अलर्ट लिखा और एक मैसेज दे दिया, दिस इज JS लिंकिंग इज करेक्ट। जैसे ये फाइल रन होगी तो हमें एक अलर्ट मिलेगा कि JS की फाइल सही तरीके से लिंक हो गई है। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं कंसोल के अलग अलग टाइप्स। कंसोल डॉट लॉग, ये तो हमें पता है। कंसोल डॉट लॉग करने पे जो भी हमारे मैसेज होगा कंसोल डॉट लॉग में हम लोग जो भी मैसेज देंगे वो हमें कंसोल पे, ब्राउजर के कंसोल पे दिखाई देता है। मैंने लिखा हेलो और जैसे ही मैं यहाँ पे कंसोल ओपन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ये मैसेज लिखा हुआ दिख जाता है। क्लियर है? तो ये है कंसोल डॉट लॉग जो हर कोई यूज करता है। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट में हमें कई डिफरेंट तरीके के और भी लॉग्स मिलते हैं, जैसे कंसोल डॉट इन्फो। ये क्या करेगा? तो ये हमें इंफॉर्मेटिव मैसेज दिखाने के लिए काम आता है, बस इनके डिजाइन अलग अलग हैं और कुछ नहीं। तो मैंने आप लिख दिया कंसोल डॉट इन्फो और इसके अंदर एक मैसेज पास कर दिया, दिस इज इन्फो बॉक्स। तो ये भी एक सिंपल कंसोल की तरह ही दिखेगा। उसके बाद हमारे पास है कंसोल डॉट वॉन। मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट वॉन और इसमें मैसेज दे दिया, दिस इज वॉन बॉक्स। ये वार्निंग दिखाने के काम में आता है। तो ये हल्के से पीले टाइप में आएगा, इस तरीके से जैसे वार्निंग दिखाई जाती है तो सेम उसका बैकग्राउंड पीले कलर में आएगा और यहाँ पे एक वार्निंग का साइन भी आता है। तो ये वार्निंग, कंसोल डॉट वार्निंग का ये काम है। उसके बाद हमारे पास है कंसोल डॉट एरर। इसमें मैंने मैसेज लिख दिया, दिस इज एरर बॉक्स। तो ये रेड कलर में आएगा बिल्कुल एरर की तरह, यहाँ पे एक एरर का साइन आता है और बैकग्राउंड रेड, और इसमें मैसेज हमारा आता है दिस इज एरर बॉक्स। तो ये हमारे अलग अलग तरीके के कंसोल्स हैं। उसके अलावा हमारे पास एक और कंसोल है, कंसोल डॉट
टेबल। इसमें क्या होगा कि इसमें हम लोग एक ऑब्जेक्ट प्रिंट करा सकते हैं। कल मैंने ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताया था, जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया ए, और इसमें कुछ चीजें मैं अभी के लिए स्टोर कर देता हूँ। नेम जी टेक्स्ट, एज मान लो कि 2 ईयर, और मान लो स्टूडेंट्स 500। तो इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट है। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को सिंपली प्रिंट कराते हैं कंसोल डॉट लॉग में अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराऊंगा तो ये हमें इस तरीके से दिखता है। दिख रहा है? इसको हम ओपन करके देख सकते हैं सारे की और वैल्यू को। लेकिन इसी ऑब्जेक्ट को अगर हम कंसोल डॉट टेबल में प्रिंट कराते हैं तो ये एक टेबल के फॉर्मेट में प्रिंट होगा इस तरीके से। प्रॉपर एक टेबल दिखता है जिसमें की और वैल्यूज इस तरीके से ही दिखते हैं। टेबल के फॉर्मेट में हमें डेटा मिल जाता है। तो इस तरीके से हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा सकते हैं। कंसोल डॉट dir ये भी प्रॉपर्टीज वगैरह सारी चीजों को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। बाकी अलर्ट के बारे में पता है, विंडो डॉट अलर्ट या अलर्ट, प्रॉम्प्ट और कंफर्मेशन। तो इस तरीके से ये मैंने पीडीएफ ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, इसका डिस्क्रिप्शन भी मेंशन है। इंटरव्यू के रिगार्डिंग तुम इसे देख सकते हो। वेरिएबल के बारे में हम लोगों ने कल ही डिस्कस कर लिया था। जावास्क्रिप्ट में 3 तरीके के वेरिएबल्स आते हैं, वेर, उसके बाद लेट और उसके बाद कॉन्स्ट। फिर मैंने इन तीनों में डिफरेंस भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि वेर, लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है मेनली। डेटा टाइप, जावास्क्रिप्ट में 2 तरीके के डेटा टाइप होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप में तुम्हारा स्ट्रिंग आ जाता है, नंबर आ जाता है, बूलियन आ जाता है, अनडिफाइंड, नल, सिंबल्स और बिग इंट। ये सब प्रिमिटिव डेटा टाइप में आते हैं। जबकि ऑब्जेक्ट, एरे और फंक्शन ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में आते हैं। कल हम लोगों ने सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप कवर कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर एरे, इस तरीके से। ऑपरेटर्स भी मैंने कल बता दिए थे। बाकी ऑपरेटर से रिगार्डिंग तुम्हें सारे एग्जांपल्स वगैरह, कोड वगैरह सब कुछ मिल जाएगा इस पीडीएफ में। अब हम लोग आते हैं मेन फंक्शन पे। फंक्शन, तो हम लोग जावास्क्रिप्ट में फंक्शन को कैसे यूज करते हैं, हमने कंसोल देख लिए सारे। इन सबको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक, फंक्शन, फंक्शन क्या होता है? तो ये ब्लॉक ऑफ कोड होता है। जैसे हमारे पास कुछ कोड है तो उसको हम क्या करेंगे कि एक फंक्शन के अंदर रख देंगे, और जब भी हमें उस कोड को नीड होगी तो हमें पूरा का पूरा कोड फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम इस फंक्शन को कॉल करके और हम उस कोड का यूज कर सकते हैं। तो फंक्शन में 2 काम होंगे। पहला काम हमारा होगा फंक्शन को बनाना, फंक्शन को क्रिएट करना, और उसके बाद होगा फंक्शन को कॉल करना। 2 तरीके का काम होंगे। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन को कैसे क्रिएट किया जाता है? तो जावास्क्रिप्ट में फंक्शन क्रिएट करने के लिए हमें लिखना होगा फंक्शन। उसके बाद फंक्शन को हम लोग क्या नाम देना चाहते हैं, जैसे मैं लिख दूं एक फंक्शन में बना रहा हूं ऐड, ठीक है। और उसके बाद ये करली ब्रेसेस। फंक्शन बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम लिखेंगे फंक्शन कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन का नाम। ये नाम कुछ भी हो सकते हैं, हम लोग अपने अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं। ABC में लिख सकता हूँ। उसके बाद ये पैरेंथेसिस बंद करेंगे और करली ब्रेसेस ओपन करेंगे। इस करली ब्रेसेस के अंदर हम लोग फंक्शन से रिलेटेड कोड लिखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं console.log और यहाँ पे लिख दूं दिस इज माई फंक्शन। अब ये जैसे ही हमारा पेज चला वैसे ही हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल चली, लेकिन ये कंसोल लिख के नहीं आया। कंसोल लिख के ना आने का मेन रीजन क्या है? क्योंकि हमने फंक्शन तो बना दिया, फंक्शन को हमने कॉल नहीं किया है। मतलब फंक्शन हमने बना दिया है लेकिन इस फंक्शन को बताया नहीं है कि चलना कब है तुम्हें। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या किया जाता है? तो जो भी ये फंक्शन का नाम है उस फंक्शन के नाम को लिखेंगे, और ये जो स्मॉल ब्रेसेस हैं इसको ऐसे ही सेम टू सेम ओपन क्लोज कर देंगे।
तो इस तरीके से हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं। तो फंक्शन कॉल होते ही इस फंक्शन का काम क्या है, कंसोल पे दिस इज माई फंक्शन प्रिंट करना। तो देखो कंसोल पे हमारे पास एक मैसेज प्रिंट हो गया, दिस इज माई फंक्शन। इसी तरीके से तुम और भी फंक्शन बना सकते हो। मैंने एक फंक्शन बनाया और इसका नाम दे दिया वार्निंग मैसेज, और इसके अंदर मैं कंसोल कराऊंगा कंसोल डॉट वॉर्न दिस इज वार्निंग फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे एक और फंक्शन बना दिया वार्निंग मैसेज वाला, और ये जब भी चलेगा तो हमें क्या करेगा, वॉर्न करेगा, एक मैसेज देगा हमें कंसोल डॉट वार्निंग के लिए। क्या ये अभी दिखेगा? तो अभी ये नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि हमने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया है। तो इस फंक्शन को हम लोग कॉल कर देते हैं यहाँ पे। अब मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया, तो फंक्शन कॉल करते ही ये फंक्शन चलेगा और हमें एक वार्निंग देगा। तो देखो हमें एक मैसेज मिल गया, दिस इज वार्निंग फंक्शन, यानी ये वाला कोड चल रहा है। तो ये होता है हमारे फंक्शन। फंक्शन में सबसे पहले हमें फंक्शन डिफाइन करना होता है, यानी फंक्शन बनाना पड़ता है, फिर हम लोग उस फंक्शन को कॉल करते हैं। अब फंक्शन कई टाइप के आएंगे, जैसे तुम इसमें देखो तो पैरामीटर वाले फंक्शन भी हैं। उसके बाद हम लोग फंक्शन की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं एक वेरिएबल में, और एरो फंक्शन भी है हमारे पास। तो हम लोग बारी बारी से इन सबको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पैरामीटर फंक्शन कैसे काम करते हैं। अभी हमने जो फंक्शन बनाए हैं इसमें हमने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया है। मतलब जैसे हम लोग जब भी फंक्शन बनाते हैं तो मैं एक नया फंक्शन बनाता हूँ ऐड, या फिर प्रिंट नेम। मैंने एक फंक्शन बनाया प्रिंट नेम, और इस करली ब्रेसेस के अंदर मैंने एक वेरिएबल पास कर दिया। मैंने इस करली ब्रेसेस में एक वेरिएबल लिख दिया, और अब मैं चाहूँ तो इस वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट करा सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग और नेम, और मैं इस प्रिंट नेम को कॉल कर लेता हूँ। मैं पुराने कोड कमेंट कर देता हूँ, एक सेकंड। तो मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन में मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया पैरामीटर में, और कंसोल कराया नेम को, और इस फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया जैसे नॉर्मल फंक्शन कॉल होता है वैसे ही। तो ये चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हमने इसे बताया नहीं नेम में क्या रखना है। तो इसे हम लोग कहते हैं पैरामीटर फंक्शन। पैरामीटर फंक्शन मतलब फंक्शन बनाते समय हम लोग वेरिएबल डिफाइन कर दिए हैं, और जब भी फंक्शन कॉल होगा उस समय वेरिएबल की वैल्यू दी जाती है। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना तो दिया नेम, लेकिन मैंने उसकी वैल्यू नहीं दी। ये नेम की वैल्यू कब देंगे? जब ये फंक्शन कॉल करेंगे हम लोग। तो मैंने फंक्शन कॉल करते समय यहाँ पे लिख दिया जीटेक्स। तो अब क्या होगा, जैसे ही ये फंक्शन चलेगा तो वो प्रिंट करेगा नेम को। नेम की वैल्यू क्या है? जीटेक्स। नेम की वैल्यू है जीटेक्स, तो यहाँ पे नेम प्रिंट होगा। अगर मैं इसी फंक्शन को फिर से कॉल करता हूँ प्रिंट नेम, और इस बार मैं नेम की वैल्यू हेलो दे देता हूँ, तो इस बार प्रिंट होगा हेलो। अब देखो एक ही फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन एक ही है लेकिन दो अलग अलग वैल्यू वो प्रिंट कर रहा है। पहली बार में वो जीटेक्स प्रिंट कर रहा है, दूसरी बार में वो हेलो को प्रिंट कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक पैरामीटर फंक्शन है। पैरामीटर फंक्शन में हमने वेरिएबल पहले ही बता दिया है कि हम जब भी तुम्हें कॉल करेंगे तुम्हें एक नेम नाम का वेरिएबल देंगे, और जो भी नेम में आएगा वही तुम्हें प्रिंट करना है बस। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग पैरामीटर कहते हैं, पैरामीटर फंक्शन कहते हैं। पैरामीटर फंक्शन जब भी कॉल होता है तो उससे हम लोग वैल्यू देते हैं, और वही उसी वैल्यू के बिहाफ पे ये फिर काम कर रहा होता है। पैरामीटर फंक्शन को थोड़ा और अगर एक्सप्लोर करें तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, ठीक है। फंक्शन का नाम है ऐड। ऐड फंक्शन है, और ये क्या करता है, ये दो वेरिएबल को ऐड करेगा। एक सेकेंड। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बना लिया a इक्वल टू 5, एक दूसरा वेरिएबल बनाया b इक्वल टू 10। फिर मैंने एक फंक्शन बनाया ऐड, और ये फंक्शन क्या करेगा,
कि कंसोल करेगा कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी। ठीक है, यानी जब भी ऐड फंक्शन चलेगा तो ये ए को लेगा, ए की वैल्यू है 5। ठीक है, फिर ये बी को लेगा, बी की वैल्यू है 10 और इन दोनों को वो ऐड करके कंसोल करा देगा, तो आंसर आना चाहिए 15। क्लियर है? जैसे ही मैं इस ऐड फंक्शन को कॉल करता हूँ तो क्या होगा, 15 हमें आंसर मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये फंक्शन जो है फिक्स वैल्यू को ऐड कर पा रहे हैं, हमें हर बार यहाँ पे वैल्यू फिर बदलनी पड़ जाएगी। तो हम इस फंक्शन को चाहें तो पैरामीटर फंक्शन बना सकते हैं। कैसे? देखो, इसे मैंने कमेंट कर दिया। अब मैंने एक फंक्शन बनाया ऐड नाम से। ऐड जब भी कॉल होगा तो क्या क्या लेगा, तो ऐड वाले को दो वैल्यू देनी है, हमें ए और बी देना है हर बार। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ ए और बी, और ये करेगा क्या, हर बार ए और बी को ऐड करके देगा हमें। यही कर रहा था, कंसोल डॉट लॉग में ए प्लस बी देगा वो हमें। अब जब भी ये ऐड फंक्शन कॉल करेंगे हम, तब हम इसे नंबर दे सकते हैं। जब भी ये ऐड फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल लिया है, ए और बी। तो ऐड को कॉल करते समय हमें दो वेरिएबल देना होगा, मैंने दे दिया 5, 10। तो हमें आंसर कितना मिलना चाहिए, 15। क्योंकि मैंने ए की वैल्यू 5 दे दी, बी की वैल्यू 10 दे दी, तो ये क्या करेगा, ए और बी को ऐड करेगा और प्रिंट करा देगा। तो 15 आना चाहिए, 15 आ रहा है। मान लो कि मैंने ए की वैल्यू दे दी अब 25, बी की वैल्यू दे दी 100, तो कितना आना चाहिए, 125। चेक करते हैं, तो आ रहा है 125। तो ये होता है हमारा पैरामीटर फंक्शन। अब देखो, मैंने इन दोनों को, इस फंक्शन को पैरामीटर के भी आप पे बना दिया है। जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो दो वैल्यू लेता है और उन दोनों वैल्यू को ये ऐड करके हमें दे देता है। क्लियर है? ऐसे ही तुम सब्ट्रैक्ट के साथ कर सकते हो। मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया सब, यानी ये वैल्यू को माइनस करेगा। ये भी दो तरीके के वैल्यू लेता है, ए और बी को। ठीक है, और ये क्या कंसोल करेगा, कंसोल डॉट लॉग करेगा ये सब्ट्रैक्शन। कैसे? ये हर बार बी में से ए को माइनस करके प्रिंट करेगा। क्लियर है? बी वाले में से ए को माइनस करेगा। तो मैंने सब्ट्रैक्ट को कॉल किया, ए की वैल्यू दे दी 10 और बी की वैल्यू दे दी 100। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, 90। चेक करते हैं, तो देखो सब्ट्रैक्शन 90। ऐसे इसी फंक्शन को मैं फिर से कॉल करता हूँ। मैंने ए की वैल्यू दे दी 20, बी की वैल्यू दे दी 300। आंसर कितना आना चाहिए, 280। तो आ गया 280। इस तरीके से पैरामीटर फंक्शन बनाए जाते हैं। पैरामीटर फंक्शन को जब भी हम लोग कॉल करेंगे तो जो भी वेरिएबल हम डिफाइन करेंगे उसकी वैल्यू देंगे। इससे क्या होगा कि काफ़ी कम लाइन ऑफ कोड में अगर मुझे ए और बी में अगर इसे ऐड करना होता तो मुझे बार बार लिखना पड़ता है, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू बार बार यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ती। एक बार 5 और 10 लिखना पड़ता, फिर दोबारा में और दो वेरिएबल बनते सी और डी, फिर उनकी वैल्यू 25 और 100 दी जाती, तब हम कंसोल कर पाते। लेकिन अभी हमने पैरामीटर फंक्शन बना दिया, जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो ये हमसे दो तरीके के वैल्यू लेगा और उन दोनों वैल्यू को ये ऐड करके कंसोल करा देगा। वैसे ही सब्ट्रैक्ट वाला फंक्शन क्या करता है हमारा, जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो हमसे ए और बी दो तरीके की वैल्यू लेगा और इन दोनों को वो माइनस करके हमें बता देगा। सेम इसी तरीके से तुम मल्टीप्लाई के लिए बना सकते हो। मैंने एक फंक्शन बनाया MUL और इसको दे दिया मैंने ए और बी। तुम ए और बी की जगह कुछ भी लिख सकते हो, मैंने दे दिया एक्स और वाई, या फिर तुम दे सकते हो पी और क्यू, जो तुम्हारा मन करे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। फिर मैंने कंसोल करा दिया इन दोनों का मल्टीप्लेक्शन। तो मैं यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ मल्टीप्लाई, और मैंने लिख दिया पी मल्टीप्लाई क्यू, यानी जो भी तुम्हें वैल्यू दी जाएगी उन दोनों को तुम मल्टीप्लाई करके दिखा देना।
अब मैं जब भी मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये मेरे से दो वैल्यू मांगेगा, एक p के लिए और एक q के लिए। p के लिए मैंने 10 दे दिया, q के लिए मैंने 20, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए 200। चेक करते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 200। तो इस तरीके से पैरामीटर वाले फंक्शन हमारे बनाए जाते हैं। अब देखते हैं इसके बाद क्या है। पैरामीटर वाले फंक्शन हमने देख लिए, नॉर्मल फंक्शन देख लिए। अब है कि हम लोग रिटर्न फंक्शन में रिटर्न कीवर्ड क्या करते हैं। अब देखो, हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है मल्टीप्लेक्शन के लिए, जो दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं और ये कंसोल करा देता है। लेकिन मान लो कि मुझे ये वैल्यू कंसोल नहीं करानी है, मुझे ये वैल्यू कंसोल नहीं करानी है। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टोरिंग वैल्यू, स्टोरिंग रिजल्ट, फंक्शन रिजल्ट या रिजल्ट इन वेरिएबल। अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि हम लोग अभी तक डायरेक्ट कंसोल करा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर हमें डायरेक्ट कंसोल कराना ही ना हो, हमें एक वेरिएबल में स्टोर करनी हो वैल्यू, फिर तो जावा स्क्रिप्ट में हम पूरे के पूरे फंक्शन के आंसर को एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। कैसे? मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, यह फंक्शन क्या करेगा, इस फंक्शन का नाम है ABC। ठीक है, ये तीन तरीके की वैल्यू लेता है मेरे से, A, B और C को लेता है और इन तीनों को ये ऐड करता है, इन तीनों को ये ऐड करेगा। तो ऐड करने के लिए क्या करेगा, ये एक वेरिएबल बनाएगा z और इसके अंदर a प्लस b प्लस c को रख देगा। क्लियर है? z में इसने क्या कर दिया, a b और c को रख दिया। अब मैंने abc लिखा, abc को कॉल किया। abc जब भी कॉल होगा तो हमसे तीन वैल्यू लेगा, एक a के लिए लेगा, एक b के लिए और एक c के लिए। तो मैंने दिया 10, 20 और 30, तीन वैल्यू दे दी। abc कॉल हुआ, abc कॉल होते ही वेरिएबल z में वो आंसर को रख देगा, लेकिन वो आंसर हमें मिल ही नहीं रहा। मुझे वो आंसर इस फंक्शन के अंदर नहीं कंसोल कराना है, मैं चाहता हूँ कि आंसर मैं यहाँ पे कंसोल कराऊँ, कंसोल डॉट लॉग जेड। लेकिन यहाँ पे हम जेड को कंसोल नहीं करा पाएंगे, ये कहेगा कि हम जेड को जानते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जेड जो है फंक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है। तो इस वजह से हम चाहें तो इसके वैल्यू को, इस फंक्शन के पूरे वैल्यू को जेड में कैसे रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेंगे जेड। ठीक है, और ये पूरा का पूरा फंक्शन उठा के यहाँ पे रख देंगे और इसको हम लोग रिटर्न करा सकते हैं। रिटर्न, अब क्या होगा कि जब भी ये फंक्शन चलेगा तो ये इनके वैल्यू को जेड के अंदर रख देगा। रिटर्न का मतलब हुआ कि ये फंक्शन चलते ही ये अपने काम को करेगा और ये वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा और तब हम लोग जेड को प्रिंट कर सकते हैं। फिलहाल जेड में पूरा का पूरा फंक्शन ही आ रहा है। इसको कॉल करते समय ही ऐसा होगा, ये जेड कॉल होगा उसी टाइम प्रिंट होगा। इस तरीके से। तो ये है कि किसी भी फंक्शन के आंसर को एक वेरिएबल में स्टोर करने का तरीका। जब हमें कभी कभी फंक्शन की नीड होती है और उस फंक्शन के रिटर्न वैल्यू को हम लोग किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं ताकि आगे और प्रोसेस किया जा सके, तो उसके लिए हम लोग फंक्शन के पूरे आंसर को एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। ये है पहला तरीका इसको करने का। सेम तरीके से सेम चीज को हम लोग एक और तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल बना दो और उसकी वैल्यू तुम 0 रख दो। उसके बाद तुम अपना फंक्शन बना दो। फंक्शन तुमने बना दिया XYZ,
ये तुमसे एक्स वाई और जेड की वैल्यू लेता है और ये तुम्हें उसको ऐड कर देता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऐड कर दिया इसने। ऐड करके ये एक्स के अंदर रख देगा यहीं पे, और यहाँ पे रख लो एम, तो ये एम के अंदर इस वैल्यू को रख देगा। और अब तुम चाहो तो एम को प्रिंट करा सकते हो। तो जब भी ये एक्स वाई जी कॉल होगा तब वो तुमसे 3 तरीके की वैल्यू लेगा, फिर उसे वो ऐड करके प्रिंट कराएगा। तो ये तरीका है फंक्शन के आंसर को एक वैल्यू में स्टोर करने का। फिलहाल इसकी ज़्यादा नीड आएगी नहीं तुम्हें। अब आते हैं लेटेस्ट फंक्शन एरो फंक्शन पे, कि एरो फंक्शन क्या है। एरो फंक्शन क्या है इसे देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा एरो फंक्शन। जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शन है, एक तो है नॉर्मल फंक्शन जो अभी तक हमने देखा, ये नॉर्मल फंक्शन कैसा होता है, तो यहाँ पे पहले फंक्शन होता है, फिर फंक्शन का एक नाम और फिर कर्ली ब्रेसेस। इस तरीके से हम लोग फंक्शन बनाते हैं। ये है हमारे नॉर्मल फंक्शन जावास्क्रिप्ट के। एरो फंक्शन को बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें एक वेरिएबल बना देना है ऐड। उसके बाद तुम एरो बना के इस तरीके से लिख सकते हो इसे। वेट, सेम फंक्शन तुम एरो में ऐसे बनाओगे, ऐड इक्वल टू, और ये तरीका है तुम्हारे एरो फंक्शन लिखने का। इतना जो तरीका है ये है एरो फंक्शन लिखने का। अभी हमने जो रिटर्न वाला पढ़ रहा था, तो ये समझो कि रिटर्न का ही शॉर्ट वर्जन है। अभी तक हमें फंक्शन कीवर्ड लिखना पड़ता था, लेकिन एरो फंक्शन में हमें फंक्शन कीवर्ड नहीं लिखना होता है। हम डायरेक्ट एक वेरिएबल बना के और उसमें अपने फंक्शन को पूरा का पूरा स्टोर कर सकते हैं। एरो फंक्शन ES6 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ES6 यानी इक्मास्क्रिप्ट 6। तो ये जावा स्क्रिप्ट का लेटेस्ट फंक्शन है। जब भी तुम फोरिच पढ़ते हो, फोरिच पढ़ो या मैप पढ़ो या फिर फिल्टर पढ़ो, या फिर तुम कभी भी फंक्शन के अंदर कॉल बैक दो, तो उन हर जगहों पे ये एरो फंक्शन ही यूज होता है। तो एरो फंक्शन को लिखने का सबसे शॉर्ट तरीका है। एरो फंक्शन एक और मैं बना के तुम्हें दिखाता हूँ। मान लो कि तुम्हें बनाना है सब्ट्रैक्ट के लिए, तो तुमने एक वेरिएबल बनाया सब्ट्रैक्ट इक्वल टू, बस ये फंक्शन तुम्हें इस तरीके से लिख देना है। अगर इसी फंक्शन को हम नॉर्मल में लिखते हैं तो कैसे लिखना होता, तो हमें लिखना होता ऐसे, फंक्शन सब्ट्रैक्ट, इस तरीके से। और फिर यहाँ पे हमें रिटर्न करना होता है इसकी वैल्यू, मान लो रिटर्न 0। और फिर इस सब्ट्रैक्ट को हम लोग कॉल जब भी करते हैं तो एक वेरिएबल में हम लोग स्टोर करते हैं, जैसा कि हमने पुराने वाले में करा था। यहाँ पे यही है, हाँ, ये जैसे हमने ये फंक्शन करा था, एक वेरिएबल में डाला था, फिर फंक्शन कीवर्ड लगाया था, फिर इस तरीके से वैल्यू रिटर्न कराई थी। तब उस फंक्शन को कॉल करते समय हम लोग वैल्यू उसकी एक्सेस कर पा रहे थे। तो तुम ये फंक्शन देखो और अपना एरो फंक्शन देखो, तुम्हें सेम टू सेम दिखेगा। अभी ऐसा है, ये हमारा पुराना फंक्शन है एक वेरिएबल में स्टोर करने का, और ये है हमारा लेटेस्ट वर्जन एरो फंक्शन जो हमारे वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर करता है। अगर मैं यहाँ से फंक्शन हटा दूं और ये पैरामीटर्स हटा दूं अभी के लिए, ठीक है, तो देखो ये सेम टू सेम बन गया एरो फंक्शन की तरह ही। अब यहाँ पे एरो है और यहाँ पे एरो नहीं है, तो एरो लगा दिया। और रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं होती है एरो फंक्शन में, अगर हमें सिंगल में काम करना हो तो।
तो ये बिल्कुल ही सेम टू सेम एरो फंक्शन है। तो जो हमारा ये पहले इतना बड़ा फंक्शन हुआ करता था जिसमें फंक्शन कीवर्ड भी था, इन सबको अब हटा दिया गया है। एरो फंक्शन में अगर तुम्हें पैरामीटर देना है तो तुम यहीं पे दे सकते हो, यहीं पे ए बी सी जितने तुम्हें पैरामीटर देने हैं यहीं पे दे लो। उसके बाद तुम यहाँ पे अपने कोड लिख सकते हो। इसके अलावा अगर मान लो कि तुम्हें एक लाइन का बस आंसर चाहिए, जैसे ए प्लस बी प्लस सी चाहिए बस, तो तुम्हें करली ब्रेसेस भी लगाने की जरूरत नहीं, मतलब ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये फंक्शन बिल्कुल चलेगा। जब भी ये ऐड फंक्शन कॉल होगा तो ये तुमसे 3 वैल्यू लेगा, 10 10 10। और इसको मैं कंसोल करा देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एरो फंक्शन काम करता है। तो फिलहाल हमें इतना नहीं जानना, बस ये समझो कि एरो फंक्शन लिखने का ये तरीका होता है। एरो फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया जाता है, फिर इक्वल टू यानी एक वेरिएबल हमारा बनेगा और बस वहां पे हमें इस तरीके से फंक्शन लिख देना है। तो ये हमारा बन गया एरो फंक्शन। एरो फंक्शन करेगा क्या, तो जो भी हम इसमें इस फंक्शन का जो भी काम होगा वो काम करने के बाद ए के अंदर वो वैल्यू रख देगा अपने आप ही। एरो फंक्शन का सबसे मेन काम यही है। अभी हमने पुराने वाले फंक्शन में पढ़ा था कि पहले पूरा का पूरा एक फंक्शन बनाओ, फिर रिटर्न करो, तब उसकी वैल्यू एक वेरिएबल में आती है। एरो फंक्शन में ऐसा नहीं है। एरो फंक्शन पहले से ही एक वेरिएबल में स्टोर रहता है। क्लियर है? तो अभी तक हमने जो भी ऐड सब्ट्रैक्ट पढ़ा था, जब भी अभी तक हमने नॉर्मली ये सब ऐड सब्ट्रैक्ट किया था, नॉर्मल फंक्शन बना बना के किया था ना। अब ये हम करते हैं एरो फंक्शन बना के। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरो फंक्शन और हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक ऐड के लिए बनाता हूँ, तो मैंने लिखा वेरिएबल ऐड इक्वल टू। ऐड वाला फंक्शन जब भी चलेगा तो 2 वैल्यू लेगा हमसे और ये हमें इनकी वैल्यू ऐड करके देगा। ऐड करके कैसे देगा, तो ये करेगा ए प्लस बी, बस इतना ही करेगा और हमें कंसोल कराएगा। ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे। एरो फंक्शन ऐसे ही कॉल होता है, जो ये वेरिएबल है उसी के नाम से ये कॉल होगा। फंक्शन कॉल करने का तरीका क्या होता है, फंक्शन कॉल करने के लिए हमें फंक्शन का नाम लिखना होता है और उसके बाद करली ब्रेसेस लगाने होते हैं, स्मॉल वाले पैरेंथेसिस लगाने होते हैं। सेम काम मैंने यहाँ भी किया है। तो एरो फंक्शन जो है ये भी एक फंक्शन ही है, इस वजह से इसको कॉल करने के लिए हमें सेम प्रोसेस यूज करना होगा। तो मैंने कंसोल डॉट लॉग कर दिया ऐड को, और ऐड जब भी कॉल होगा तो 2 वैल्यू लेगा हमारे से ए और बी के लिए। तो मैंने यहाँ पे ए के लिए वैल्यू दे दी, इसे देखो 2 वैल्यू मांग रहा है, मैंने 10 दिया और एक दिया 40। तो ये हमें आंसर कितना देगा, 50। वेट, यहाँ पे रिटर्न नहीं करा है हमने, रिटर्न। तो देखो हमारा आंसर आ गया 50। अब यहाँ पे ध्यान देना है तुम्हें कि ये तो सिर्फ एक लाइन का कोड है। एक लाइन का कोड हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से। एक लाइन में चलेगा, बिल्कुल चलेगा ये। इसके अलावा जब एक लाइन का कोड है तो तुम्हें ये रिटर्न भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी तुम चाहो तो ये ब्रेसेस हटा सकते हो। ये तो ये है एरो फंक्शन का सबसे शॉर्ट रूप, कि अगर एक लाइन का कोड है तो तुम्हें पैरेंथेसिस और रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी ये तुम्हें आंसर देगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड वाला आंसर है ये, इस तरीके से मैंने लिख दिया ताकि हमें पता चले कि ये ऐड करने पे 50 आ रहा है। क्लियर है? ऐसे ही तुम चाहो तो एक और फंक्शन बना लो सब्ट्रैक्ट के लिए। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट के लिए जब भी ये कॉल होगा तो ये 2 वैल्यू लेगा, पी लेगा और क्यू लेगा हमसे, और क्यू में से या पी में से क्यू को माइनस कर देगा। चलो पी माइनस क्यू करेगा हर बार। तो देखो कितने शॉर्ट में हो गया हमारा काम। जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो ये हमें एक मैसेज देगा पहले सब्ट्रैक्ट वाला, ये सब्ट्रैक्ट वाला आंसर है, और उसके बाद हमें यह फंक्शन कॉल करना है। सब्ट्रैक्ट फंक्शन कॉल हो गया। फंक्शन कॉल होगा तो 2 वैल्यू मांगेगा, देखो पी मांग रहा है और क्यू मांग रहा है। तो मैंने पी की वैल्यू दे दी 20, क्यू की वैल्यू दे दी 50। तो आंसर आएगा -30। देखो आंसर आया -30। अब देखो नॉर्मल फंक्शन में और एरो फंक्शन में मेन डिफरेंस क्या है।
यही ऐड फंक्शन अगर हम नॉर्मल फंक्शन में बनाते हैं ओल्ड तरीके से, तो हम इस तरीके से बनाते हैं, फंक्शन ऐड ए कॉमा बी, फिर इस तरीके से रिटर्न होता, रिटर्न ए प्लस बी, इस तरीके से होता पूरा, तब जाके ये हमारा फंक्शन कंप्लीट होता। लेकिन एरो फंक्शन में देखो एक लाइन में हो गया, अभी उतना ही नहीं, उसको और करना पड़ता, हमें एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ता, इस तरीके से वो एक वेरिएबल में स्टोर होता है। यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे ये होता पुराने तरीके से ऐसे, वेरिएबल ऐड इक्वल टू फंक्शन, तब ये तरीका है पुराना किसी भी फंक्शन के वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर करने के लिए। और ये है हमारा एकदम सिंपल एरो फंक्शन, एक लाइन में भी तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर एक लाइन का कोड नहीं है, एक लाइन से ज़्यादा कोड है, तब तुम्हें पैरेंथेसिस लगाने की ज़रूरत है, और तब तुम्हें रिटर्न भी कराने की ज़रूरत है। लेकिन अगर एक लाइन का सिर्फ कोड है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन पुराने वाले ओल्ड तरीके में देखो तो एक लाइन का कोड हो या दो लाइन का, तुम्हें रिटर्न लिखना ही लिखना है, पैरेंथेसिस लिखने ही लिखने हैं, तब जाके वो एक वेरिएबल में स्टोर होगा, और फंक्शन भी लिखना पड़ेगा तुम्हें। लेकिन हमारे नए तरीके में यानी एरो फंक्शन में हमने फंक्शन कीवर्ड को भी हटा दिया है, नीड नहीं है। सिंगल लाइन का अगर कोड है तो तुम्हें पैरेंथेसिस और रिटर्न भी नहीं लिखना है। तो क्लियर है, तो यह है हमारा एरो फंक्शन, इस तरीके से काम करता है ये। तो देखा तुमने ओल्ड, ये है हमारा ओल्ड फंक्शन, और ये है हमारा नया एरो फंक्शन। तो आई होप कि एरो फंक्शन तुम्हारा क्लियर हुआ होगा। एरो फंक्शन के बाद अब हमें क्या देखना है, तो अब हमें देखना है एरे। अब हम लोग आ जाते हैं एरे पे। तो जावास्क्रिप्ट में एरे कैसे काम करता है। सबसे पहले एरे होता क्यों है, मैंने पीडीएफ में मेंशन कर दिया कि एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है जो मल्टीपल वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर करने के काम आता है। इतना पढ़ोगे तो इतना लाइन यही कह रहा है कि एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है जो मल्टीपल वैल्यू को, कई सारे वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। अगर तुम देखो तो मान लो मुझे वेरिएबल मैंने ए बनाया, उसकी वैल्यू दी थी 10, लेकिन अब मुझे एक और वैल्यू देनी है 20, तो ये तो एरर दे रहा है, कह रहा है कि नहीं तुम दो वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते हो, लेकिन मुझे दो वैल्यू स्टोर करनी है। तो उसके लिए हमारे पास आता है एरे। एरे बनाएंगे कैसे, तो मैंने एक वेरिएबल दिया, इस तरीके से कोड लिखा, और इसके अंदर तुम मल्टीपल वैल्यू अब स्टोर कर सकते हो, इसके अंदर तुम जितने चाहे उतने वैल्यू स्टोर कर सकते हो। ये होता है हमारा एरे। ओके, तो मैंने यहाँ पे नंबर्स का एक एरे बना दिया है। अब मान लो कि तुम्हें इसमें से 10 नंबर, जो ये एरे होता है ये हमेशा इंडेक्स पे काम करता है, ध्यान रखना एरे हमेशा इंडेक्स वैल्यू पे काम करता है। एरे जब भी काम करेगा तो इंडेक्स वैल्यू पे काम करेगा। इंडेक्स वैल्यू क्या होता है, इंडेक्स वैल्यू हमेशा जीरो से शुरू होती है, इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट विथ जीरो, इंडेक्स वैल्यू हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। कैसे, मैं कहूँ कि मैं नंबर की जगह ना एक वेरिएबल बनाता हूँ कैर, और कैर के अंदर मैं रखता हूँ ए बी सी और डी। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बनाया कैर, यानी एक एरे बनाया कैर, उसके अंदर ए बी सी डी लिख दिया। मैं कह रहा हूँ कि इंडेक्स वाइज एरे हमेशा काम करता है, और इंडेक्स हमेशा जीरो से शुरू होता है, मतलब कि जो ए है वो अभी किस नंबर पे है, जीरो नंबर पे, बी जो है एक नंबर पे, सी दो नंबर पे, और डी तीन नंबर पे। कैसे, तो देखो सबसे पहले मैं इस कैर को ना प्रिंट करा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ कैर। क्या आ रहा है, एक हमें एरे मिल रहा है, ये हमें बता रहा है कि एरे की लेंथ कितनी है, चार, चार लेंथ है। ओपन किया तो देखो जीरो पे ए है, एक पे बी है, दो पे सी है और तीन पे डी है।
यानी एरे हमेशा जीरो से ही शुरू होता है। एरे जीरो से शुरू होता है, एरे की इंडेक्सिंग जीरो से शुरू होती है। तो एरे का फर्स्ट एलिमेंट हमेशा जीरो होगा। तो इसमें ए है, इसमें फिर बी है, एक नंबर पे, दो नंबर पे सी है, तीन नंबर पे डी है। अगर मैं इसे कंसोल डॉट टेबल कर देता तो और अच्छे से दिखता। देखो इधर हमारी इंडेक्सिंग आ गई, इधर हमारे वैल्यू आ गए। इस तरीके से एरे काम करते हैं। मैं एक और एरे बनाता हूँ। मैंने एरे बनाया लैंग्वेज, और इसके अंदर कुछ लैंग्वेजेस लिखे हैं जैसे पाइथन, PHP, जावा स्क्रिप्ट, और वो मान लो यहाँ पे सी, C++। ठीक है। इसके अलावा और मान लो रूबी, और तुम मान लो मॉन स्टैक। तो इतने सारे लैंग्वेजेस मैंने लिख दिए। क्लियर है। अब मैं इस लैंग्वेजेस वाले को प्रिंट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट टेबल लिखा, और मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया लैंग्वेजेस। तो क्या आता है, तो लैंग्वेज हमारी प्रिंट हुई। 0 पे पाइथन प्रिंट हुआ, 1 पे PHP, 2 पे जावा स्क्रिप्ट, 3 पे सी, 4 पे C++। अब देखो इस एरे की लेंथ कितनी है। पहले वाले एरे की लेंथ कितनी है, 4। लेंथ का मतलब हुआ कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो टोटल 4 एलिमेंट हैं। ए है, बी है, सी है और डी है, 4 हैं। वैसे ही लैंग्वेजेस वाले की लेंथ कितनी होगी, पाइथन, PHP, जावास्क्रिप्ट 3, 4, 5, 6, 7। तो इस एरे की लेंथ कितनी है, 7। क्लियर है। वो जो एरे है ना, वो यहाँ पे भी दिखता है कि हाँ एरे की लेंथ 7 है। जब भी हम कंसोल करते हैं एरे को तो हमें उसकी लेंथ भी दिखाई जाती है कि यहाँ टोटल लेंथ इसकी 7 है। देखो दिखा रहा है एरे लेंथ 7। इसकी देखो तो एरे 4, ओपन करोगे तो एरे लेंथ 4। क्लियर है। अब इसके बाद मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ टेबल की जगह, या टेबल ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत। अब हम एरे में क्या देख सकते हैं, तो हमने एरे देख लिया। एरे बनाया कैसे जाता है ये देख लिया। एरे दो तरीके से बनते हैं, एक करली ब्रेसेस लगा के, और एक होता है कंस्ट्रक्टर यूज करके। तो कंस्ट्रक्टर वाइज अभी हम नहीं बना रहे हैं, कंस्ट्रक्टर वाइज हम लोग अभी बाद में बनाएंगे। अब हम लोग आते हैं कि एरे के वैल्यू को एक्सेस कैसे किया जाता है। अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट टेबल, या फिर देखो अब हम आते हैं, सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ मैं कैर को। तो जो भी कैरेक्टर हैं वो हमारे प्रिंट हो गए। लेकिन मैं पूरे एरे को प्रिंट नहीं कराना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ सिर्फ बी को प्रिंट कराना। तो बी की इंडेक्सिंग क्या होगी, तो बी की इंडेक्सिंग है 1। तो कैसे प्रिंट कराएंगे, तो कैर यहाँ पे ब्रेसेस, और हम इसके अंदर ना इंडेक्स लिखते हैं जिसको हमें प्रिंट कराना है। मैं चाहता हूँ जीरो वाला प्रिंट हो। तो जीरो पे क्या आएगा, कैर के अंदर जीरो पे है ए, तो ए प्रिंट होगा। कैर के अगर मैं जीरो की जगह 1 लिख दूं तो अब यहाँ पे प्रिंट होगा बी, हमारा बी प्रिंट हो रहा है। इसी तरीके से 1 की जगह अगर मैं 2 कर दूं तो ये है जीरो, ये है 1, ये है 2, तो प्रिंट होगा सी, सी प्रिंट हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं डी को प्रिंट कराना चाहता हूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 3, तो यहाँ पे हमारा डी प्रिंट होगा। तो एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कराने के लिए हम लोग इंडेक्सिंग की यूज करते हैं। इस वजह से एरे में इंडेक्स ध्यान रखना कि एरे में हमेशा इंडेक्स जो है जीरो से शुरू होता है। तो जीरो पे इसमें ए है, 1 पे बी है, 2 पे सी है और 3 पे डी है। तो इस तरीके से हम लोग एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं। अगर हम लोग लैंग्वेजेस वाले एरे में आते हैं और मुझे मान लो जावास्क्रिप्ट प्रिंट करानी है, तो क्या लिखना होगा, कंसोल डॉट लॉग लैंग्वेज, और लैंग्वेज पे 0, 1, 2। तो जैसे ही हम यहाँ पे 2 लिखेंगे तो हमारा ये प्रिंट हो जाएगा जावास्क्रिप्ट। तो इस तरीके से एरे के एलिमेंट्स पे हम लोग ट्रांसवर्स करते हैं, यानी एरे के एलिमेंट्स पे हम लोग काम कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं हमने। तो एरे के एलिमेंट्स को कैसे यूज करना है ये देख लिया हमने। अब हम आते हैं कुछ मेथड्स। एरे में
कुछ मेथड्स हैं, ये मोस्टली इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखना। एरे के मेथड्स, एरे मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले एक एरे बनाए नेम नाम का मैंने, इसमें मैंने कुछ नाम लिख दिए। चलो मैंने एक एरे बना दिया इतना, तो इतना ही रखते हैं। अब मान लो कि मुझे इस एरे की लेंथ नहीं पता है, मुझे पता करना है कि इस एरे की लेंथ कितनी होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, तो मैं लिखूंगा नेम डॉट लेंथ। मैं इसे कंसोल कराता हूँ पहले। क्या लिखूंगा, नेम यानी एरे का नाम, उसके बाद सिर्फ डॉट लेंथ, ये एक फंक्शन होगा। डॉट लेंथ लिखते ही ये हमें, एक सेकंड, फंक्शन नहीं होगा, डॉट लेंथ बस। तो ये हमें बताएगा कि उस एरे की लेंथ कितनी है। 25, वेट, नेम डॉट लेंथ 25 क्यों दिखा रहा है। नेम बाय डिफॉल्ट आई थिंक जावास्क्रिप्ट में डिफाइंड रहता है। तो मैंने एक एरे बनाया नेम टू नाम से, इसमें कुछ नाम मैंने लिख दिए। अब मुझे नहीं पता कि इस एरे में कितने एलिमेंट्स हैं टोटल, तो इसको देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं लेंथ का। तो मैंने लिखा नेम टू डॉट लेंथ, नेम टू की लेंथ कितनी है बताओ। तो ये हमें बता रहा है कि नेम टू की लेंथ है 4। क्लियर है। तो डॉट लेंथ का यूज क्यों किया जाता है, डॉट लेंथ इसका यूज क्यों किया जाता है, तो एरे का लेंथ जानने के लिए। उसके बाद मान लो कि इसमें जितने भी नाम हैं, अब मैं चाहता हूँ एक और नया नाम ऐड करना, तो वो कैसे कर सकता हूँ। तो उसके लिए हम लोग करते हैं नेम यानी एरे का नाम डॉट पुश। पुश का मतलब कि उस एरे के अंदर रख दो। क्या रख दो, मैं रखना चाहता हूँ यहाँ पे जी टेक्स्ट। मैं चाहता हूँ कि जो एरे है उसके में एक और नाम ऐड कर दो, जी टेक्स्ट। ठीक है। और ऐड करने के बाद अब तुम प्रिंट कराना नेम टू को। अब ध्यान देना, सबसे पहले मैं एक बार यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ नेम टू को। मैंने कंसोल डॉट लॉग कराया नेम टू। ठीक है। इसके स्टार्टिंग में मैसेज भी लिख देता हूँ, दिस इज ओल्ड एरे। अब देखो, दिस इज ओल्ड एरे, इसमें कितने आ रहे हैं, 4। उसके बाद हमारा कोड लाइन बाय लाइन चलता है। पहले वो नेम टू पे आया होगा, फिर वो नीचे आया, उसने देखा कि हमें नेम टू प्रिंट कराना है, उसने प्रिंट करा दिया। फिर नीचे आया, उसने देखा जी टेक्स को अब ऐड करना है नेम टू के अंदर, उसने ऐड किया। उसके बाद उसने देखा कि फिर से अब हमें नेम टू को प्रिंट कराना है। तो क्या हुआ है यहाँ पे, सबसे पहले पुराना वाला एरे प्रिंट हुआ, यानी हमारा ये वाला कोड चला और इसने हमारे पुराने वाले एरे को प्रिंट किया। उसके बाद पुश से इस एरे के अंदर एक और नया एलिमेंट आया और फिर उसने प्रिंट कराया। तो पहले इसकी लेंथ 4 थी और अब इसकी लेंथ 5 है। और देखो यहाँ पे नया नाम ऐड भी हो गया है, जी टेक्स। तो इस तरीके से हम लोग डॉट का यूज करके एरे के अंदर हम लोग एक नया नाम ऐड करते हैं। क्लियर है। एक नया एलिमेंट ऐड करते हैं एरे के अंदर। तो आई होप इतना समझ में आया। अब मैं चाहता हूँ कि इस एरे के अंदर से ये जो लास्ट में सुदामा लिखा हुआ है इसे मैं हटा दूँ। ये कैसे होगा, तो एरे डॉट पॉप, पॉप फंक्शन क्या करेगा, तो लास्ट से एक एलिमेंट को हटा देगा। इसके बाद मैं कंसोल कर देता हूँ टेबल को, नेम टू को। तो देखना इस बार जो एरे आएगा उसमें सुदामा नहीं आएगा, इस बार एरे आएगा सिर्फ 3, उसमें राम श्याम कृष्ण सुदामा नहीं है।
तो अब यहाँ पे ध्यान दो, जो हमारा पुश है ये क्या करता है, एरे के एंड में नया एलिमेंट ऐड करता है। पॉप क्या करता है, एरे के एंड से एक एलिमेंट डिलीट करता है। इसी तरीके से एक शिफ्ट मिलेगा तुम्हें और एक मिलेगा अनशिफ्ट। ये बस स्टार्टिंग से सेम काम करेंगे, स्टार्टिंग से बस करेंगे। देखो शिफ्ट, रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम एरे। तो शिफ्ट क्या करता है, एरे के शुरुआत से एक एलिमेंट डिलीट करता है। और अनशिफ्ट क्या करता है, तो अनशिफ्ट करेगा एरे के शुरुआत में एक एलिमेंट ऐड करता है। इतना क्लियर हुआ एरे के साथ। बाकी तुम्हें इसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। मैप और फिल्टर जो फंक्शन है ये रिएक्ट के साथ सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, तो इसे हम लोग रिएक्ट के साथ ही देखेंगे। बाकी फाइंड नेक्स्ट इन सबको तुम देख सकते हो कॉन्कैट दो एरे को जोड़ने के लिए। बाकी जब नीड होगी तो हम लोग एरे के बाकी फंक्शंस देख लेंगे। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट मैंने कल बताया था वैसे थोड़ा सा, बट अभी फिर से देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी सेम जैसे मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाया वेरिएबल स्कूल नाम से। इसके अंदर हम लोग मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, मैंने नेम लिख दिया, स्टूडेंट। लिख दिया मैंने 500। उसके बाद मैं मान लो यहाँ पे और लिख देता हूँ इज ओपन, कि ओपन है कि नहीं। तो ये है वैल्यू ट्रू मान लो, यानी ओपन है। और क्या लिख सकते हैं, मान लो यही तीन की हैं। तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो की और वैल्यू के पेयर में काम करता है। अगर मैं इसे कंसोल कराऊं स्कूल को, तो ये हमें इस तरीके से मिलेगा, की और वैल्यू, की और वैल्यू, की और वैल्यू। एरे इंडेक्स वाइज काम करता है और ऑब्जेक्ट की और वैल्यू के पेयर में काम करते हैं। कंसोल डॉट लॉग की जगह हम इसे कंसोल डॉट टेबल भी करा सकते हैं, तो पूरे की एक साइड और वैल्यू एक साइड मिल जाएंगे। टेबल के अलावा तुम इसे dir करा सकते हो, तो प्रॉपर तुम्हें सारी चीज़ें ऐसे दिखती हैं। इसमें इसमें फंक्शन भी दिख जाते हैं। ऑब्जेक्ट की, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट की खास बात यह है कि तुम इसमें चाहो तो पूरा का पूरा एक फंक्शन स्टोर कर सकते हो। जैसे मान लो कि नेम, और तुम यहाँ पे पूरा का पूरा एक फंक्शन बना सकते हो। फंक्शन abc, ये कंसोल करेगा दिस इज नेम। इस तरीके से जब भी तुम्हें यह फंक्शन चलाना है तो वो चलेगा स्कूल डॉट नेम फंक्शन, इस तरीके से कॉल होके, तो दिस इज नेम आया। जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में तुम फंक्शन, किसी भी तरीके का डेटा टाइप, ये सारी के सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हो। बट हमें ऑब्जेक्ट में इतना अंदर तक जानने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट बस इतना जानो कि ऑब्जेक्ट में की होता है एक, और एक उसकी वैल्यू होती है। ऑब्जेक्ट हमेशा की और वैल्यू के पेयर में काम करता है, की और वैल्यू के पेयर में काम करता है। अब मान लो कि तुम्हें स्कूल का बस ये की एक्सेस करना है, तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम और डॉट लगा के वो की का नाम जो तुम्हें एक्सेस करना है, तो तुम उसे एक्सेस कर पाओगे। ये है ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर्स करने का पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि तुम एरे की तरह डॉट ना लगाओ, स्कूल के अंदर ऐसे करके और की का नाम लिख सकते हो। जैसे मुझे देखना है स्टूडेंट काउंट, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट काउंट लिख दूंगा, तो भी वो मुझे दिखेगा। तो इन दोनों तरीकों से तुम एरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर्स कर सकते हो। डॉट के साथ भी लिख सकते हो और इस तरीके से एरे वाले बॉक्स के साथ भी लिख सकते हो।
नॉर्मली ऑब्जेक्ट के साथ डॉट प्रेफर किया जाता है, डॉट के साथ ही लिखा जाता है। तो अगर मुझे इसमें स्टूडेंट काउंट देखना है तो मैं लिखूंगा स्कूल डॉट स्टूडेंट काउंट, तो हमें स्टूडेंट काउंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट के की को एक्सेस किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट में अभी के लिए हमें बस इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा नीड नहीं है जानने की। इससे ज़्यादा नीड पड़ेगी नहीं, क्योंकि जब भी हमारी एपीआई हिट होगी तो वो हमें ऑब्जेक्ट देगी और उस ऑब्जेक्ट से सिर्फ हम लोग को डेटा एक्सेस करना होगा। तो हम लोग ऐसे ही डेटा को एक्सेस करेंगे बस। क्लियर है? तो हमारा ऑब्जेक्ट भी लगभग हो गया। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि डॉट के साथ भी एक्सेस किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखो पर्सन डॉट नेम, तुम चाहो तो यहाँ पे बैकटिक ब्रैकेट नोटेशन के साथ भी यूज कर सकते हो, जैसे एरे में करते हैं बताया मैंने, तो वैसे भी कर सकते हो। मॉडिफाई वगैरह करने की नीड है नहीं। अब आते हैं स्ट्रिंग पे, थोड़ा सा बस स्ट्रिंग को देख लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग क्या है। जावास्क्रिप्ट में किसी भी कैरेक्टर को लिखने के लिए तुम्हें स्ट्रिंग की नीड होती है। जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग 3 तरीके से लिखे जाते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर और बैक टिक के अंदर। क्लियर है? इसको हम लोग कहते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसको कहते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और इसको कहते हैं बैक टिक। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में कोई अंतर नहीं है, तुम्हें जो मन करे यूज कर सकते हो। बैकटिक में एक खास चीज ये है कि बैकटिक में हम वेरिएबल भी लिख सकते हैं, वेरिएबल भी लिख सकते हैं, लेकिन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा में वेरिएबल नहीं लिख सकते हैं। जैसे ध्यान देना, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया a इक्वल टू 20, ठीक है, या फिर मैंने एक नेम लिया, स्टूडेंट नेम लेते हैं, स्टूडेंट नेम इक्वल टू, स्टूडेंट का नाम है राम, ठीक है। फिर से एक और वेरिएबल मैंने बनाया स्टूडेंट एज, और इसकी एज है 20 साल। अब मुझे क्या करना है, कंसोल कराना है स्टूडेंट का नाम और एज दोनों। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट नेम कॉमा स्टूडेंट एज, तो ये प्रिंट होगा। मैं चाहता हूँ नाम के आगे नाम लिख के आए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा नेम और कॉमा दे दूंगा, फिर यहाँ पे लिख दूंगा एज और कॉमा दे दूंगा। तो इस तरीके से नेम राम और एज 20 आ जाएगा। बट हम चाहते हैं ये सिंगल वेरिएबल की तरह काम करे, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं बैकटिक का यूज कर सकते हैं। बैकटिक लगाया, बैकटिक में तुम जो भी मैसेज लिखोगे वो तो मैसेज आएगा ही आएगा। देखो बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह मैसेज आ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका फायदा यह है कि तुम इसमें वेरिएबल भी यूज कर सकते हो। जैसे मैं लिख दूं स्टूडेंट नेम इज, अब वेरिएबल यूज करने के लिए डॉलर के साथ करली ब्रेसेस यूज किया जाता है, और यहाँ पे तुम ये पूरा का पूरा वेरिएबल लिख सकते हो स्टूडेंट नेम इज। तो अब देखो स्टूडेंट नेम इज राम आया, मैंने लिखा है स्टूडेंट नेम इज, ये इतना स्ट्रिंग है और स्टूडेंट नेम यहाँ पे राम लिखा हुआ है, तो ये वही वेरिएबल यूज हो रहा है। मैं यहाँ पे राम की जगह अगर श्याम लिख दूं, श्याम, देखो यहाँ पे अब श्याम आ जाएगा, यानी ये वेरिएबल यूज हो रहा है प्रॉपर। स्टूडेंट नेम वाला वेरिएबल मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। लेकिन क्या यही केस हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं? चेक कर लेते हैं। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्या कर दिया इसने, इसने एज इट इज प्रिंट कर दिया। इसने वेरिएबल नहीं माना उस चीज को, इसने टेक्स्ट माना और टेक्स्ट को प्रिंट कर दिया। अगर यही काम हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में करें तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में भी इसने स्ट्रिंग माना और वैसे ही प्रिंट कर दिया। लेकिन जब हम लोग ये यूज करते हैं बैकटिक, तो वो इस चीज को स्ट्रिंग नहीं मानता, वो इसे एक वेरिएबल मानता है।
तो ये फ़ायदा है बैकटिक यूज करने का कि बैकटिक में तुम स्ट्रिंग के साथ साथ वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हो। और इसको हम लोग कहते हैं टेम्पलेट लिटरल्स। इस तरीके को हम लोग कहते हैं टेम्पलेट लिटरल्स। तो इंटरव्यू में हमेशा पूछ लिया जाता है कि टेम्पलेट लिटरल्स क्या होता है, बैकटिक और डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या डिफरेंस है। तो इस तरीके से इसे ध्यान रखना कि बैकटिक के अंदर जब हम लोग लिखते हैं तो डॉलर और करली ब्रेसेस लिख के और इसके अंदर हम वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, लेकिन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम ऐसा नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट नेम इज ये एंड एज इज डॉलर और यहाँ पे मैंने पास कर दिया स्टूडेंट एज। देखो इस तरीके से आ गया स्टूडेंट नेम इज राम एंड एज इज 20। तो इस तरीके से हम लोग टेम्पलेट लिटरल्स का यूज करते हैं। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम वेरिएबल्स का यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम बैकटिक के अंदर इसका यूज वेरिएबल को भी यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग में एक मेन चीज है ये टेम्पलेट लिटरल्स, बाकी स्ट्रिंग में और भी चीजें हैं। स्ट्रिंग का एक और मेन केस होता है, देखो टेम्पलेट लिटरल्स के बारे में मैंने यहीं पे लिख दिया है कि हम लोग यहाँ पे वेरिएबल यूज कर सकते हैं डॉलर और करली ब्रेसेस लिख के, ठीक है। एग्जाम्पल भी दे दिया है प्रॉपर। अब आता है स्ट्रिंग का मैनिपुलेशन। स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करना। स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कब करना पड़ता है, करना पड़ता है कई बार। जैसा मान लो कि तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग में बहुत सारा डेटा है, इसको बंद कर देते हैं और इसे भी। अब मान लो कि तुम्हारे पास एक वेरिएबल है डेटा नाम का और इसके अंदर एक स्ट्रिंग लिखी हुई है। मान लो इतना बड़ा रखा लिखा हुआ है, लेकिन तुम्हें तीन चार चीजें ही बस इसमें से शो करानी है। तो उस केस में हम लोग करते हैं स्ट्रिंग का मैनिपुलेशन। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करना। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है। तो मैंने लिखा डेटा डॉट लेंथ, तो ये बताएगा कि कितने कैरेक्टर्स हैं टोटल। 46 हैं, लेकिन मुझे 46 नहीं दिखाने, मुझे दिखाने हैं सिर्फ 10 ही। तो उस केस में हम लोग इसको मैनिपुलेट करते हैं। कहाँ गया वो। लेंथ से लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। इंक्लूड इंडेक्स ऑफ लास्ट इंडेक्स ऑफ स्लाइस और सब स्ट्रिंग। सब str यूज कर सकते हैं। मान लो मुझे इसमें से सिर्फ दिखाना है 20 कैरेक्टर है, तो मैं लिखूंगा डेटा डॉट सब str। सब str दो वैल्यू लेता है, पहला कहाँ से दिखाना है और कितना दिखाना है। मैंने कहा 0 से दिखाना चालू करना और 10 तक दिखाना बस। तो देखो इसने सिर्फ 30 इज एज दिखाया, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसने 30 इज बस दिखाया। अगर मैं कह दूँ 0 से 20 तक दिखाना तो ये और ज़्यादा दिखाएगा। इसके बाद मैं कह दूँ तुम डॉट डॉट दिखा देना, तो तुमने देखा होगा बहुत जगहों पे कि बहुत सारे जब कैरेक्टर आ रहे होते हैं तो उसे रिड्यूस करके और ट्रिपल डॉट लगा दिया जाता है। इसी तरीके से वो किया जाता है, इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। इसके बारे में और ज़्यादा काम करेंगे जब हम लोग डेटा वगैरह फेच करेंगे कहीं से। तो लगभग स्ट्रिंग के साथ हमने देख लिया। कल की क्लास में हम लोग डॉम को देखेंगे। डॉम के साथ HTML CSS इन सबको चेंज करना। कोर जावास्क्रिप्ट जो है लगभग लगभग तुम्हारी खत्म हो गई, कुछ ही चीज़ें इसमें रह रही हैं। अब हम लोग बस डॉम देखेंगे और डॉम के बाद फिर आ जाएंगे सीधा एपीआई पे। एपीआई के रिलेटेड भी डॉक्यूमेंटेशन रेडी हो गई है, तो फिर हम लोग आ जाएंगे प्रॉपर एक चैप्टर एपीआई पे, जावास्क्रिप्ट के साथ एपीआई में कैसे काम करते हैं।
उससे पहले डॉम के साथ काम करना ज़रूरी है। तो आज की क्लास इतना ही।